शिक्षकों के निशाने पर रहे एक्स। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एक्स के पाठक स्कूलों में शिक्षकों के आने जाने के समय को लेकर भी काफी विवादों में रहे। शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी कर शिक्षकों के स्कूल पहुंचने का समय 9 बजे और वापसी का समय 5 बजे निर्धारित कर रखा था। शिक्षक संगठनों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी इसका विरोध किया। विधानसभा और विधान परिषद में कई दिनों तक इसे लेकर बवाल हुआ। आखिरकार सीएम नीतीश कुमार को आगे आना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्कूलों का ये समय गलत है। लंबे समय से 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल खुलने की परंपरा रही है। उन्होंने के पाठक को निर्देश दिया, तब जाकर स्कूलों के समय में परिवर्तन हुआ। हालांकि कुछ शरारती तत्वों ने शिक्षा विभाग के समय को लेकर फर्जी पत्र वायरल कर दिया था, जिसमें शिक्षकों के स्कूल पहुंचने का समय 10 बजे से 4 बजे तक दर्ज था। सच ये था कि सीएम ने ये सलाह दी थी कि शिक्षक 9.45 बजे आएं, कक्षाएं 10 बजे शुरू होगा और घर वापसी 4.15 बजे होगी। तुगलक की फरमान का विरोध। बेगूसराय के भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने होली के समय शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षक बंधुआ मजदूर नहीं हैं, उनके भी घर परिवार हैं। होली के दिन स्कूल आने और 19,000 प्राइमरी शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण पर बुलाना बंधुआ मजदूर की तरह है। शिक्षकों को गैरहाजिर रहने पर वेतन कटौती की धमकी दी गई। उन्होंने शिक्षकों के हर जायज मुद्दे पर उनका साथ देने का वादा किया। जन अधिकार पार्टी का विलय कर अब कांग्रेसी बन गए पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 तरह की तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर में रंग में सराबोर एक शिक्षक दिख रहा है, जो नदवा भागलपुर के एक स्कूल के सामने खड़ा है। दूसरी तस्वीर में 4 लोग नंगे बदन पेट पर एक्स पाठक जी लिखकर मुंह ढांके खड़े हैं। ये के पाठक के विरोध का शिक्षकों ने नायाब तरीका अपनाया है। पप्पू यादव ने संदेश लिखा है, होली की बधाई। गिरिराज जी, बिहार में पाकिस्तान के बिरयानी फ्रैंड बीजेपी का शासन है, इसलिए स्कूल में होली पर छुट्टी खत्म हो गया। कांग्रेस गठबंधन सरकार में गजवा हिंद का शासन बिहार में होने का दावा करते थे, अब क्या आरएसएस का आईएसएस या तालिबान की हुकूमत है? बोलती बंद क्यों है? शिक्षकों पर जुल्म। भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव भी होली में शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलने पर भड़के हुए हैं। उन्होंने के पाठक के बहाने अपनी ही सरकार पर हमला बोला। कहा, शिक्षकों को गुलाम समझने की गलती न करें। चुनाव में अगर उन्होंने अपनी मर्जी चला दी तो सबको पता चल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी होली की छुट्टी पर के पाठक और सरकार की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर लिखा, बिहार में एनडीए सरकार के आदेश के मुताबिक होली के दिन भी शिक्षकों को उपस्थित रहना होगा। बिहार में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जब पूरा राज्य होली मना रहा होगा तो उस दिन शिक्षक अपने परिवार से दूर रहेंगे। मुख्यमंत्री को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। इन तमाम आपत्तियों के बावजूद के पाठक की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। शिक्षकों की होली के दिन स्कूल जाने पर जो दुर्गति हुई, उसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। केजरीवाल की पत्नी सुनीता के रिश्तेदार के घर पर एड की रेड, आवास को 34 घंटे तक खंगालती रही टीम, जाने पूरा मामला। एड रेड, प्रवर्तन निदेशालय एड की टीम लगातार छापे मार रही है। ईडी की रिमांड में चल रहे सीएम केजरीवाल की पत्नी के दूर के रिश्तेदार के घर पर जांच एजेंसी की टीम ने छापा मारा है। फीमा से जुड़े एक पुराने मामले में ये कार्रवाई की गई है। नई दिल्ली। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय एड की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लेने के बाद एक और बड़ी कार्रवाई की है। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के एक रिश्तेदार के आवास पर ईडी ने छापा मारा। ईडी की टीम लगातार 34 घंटे तक उनके घर को खंगालती रही। हालांकि वहां से क्या कुछ मिला, इसकी विस्तृत जानकारी अभी नहीं दी गई है। बता दें कि दिल्ली की निरस्त आबकारी नीति मामले में ईडी की रिमांड में चल रहे अरविंद केजरीवाल की हिरासत अवधि गुरुवार को समाप्त हो रही है। उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल की पत्नी के दूर के रिश्तेदार के घर पर ईडी ने रेड डाली थी। बताया जा रहा है कि फीमा विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम से जुड़े एक पुराने मामले में ये कार्रवाई की गई है। ईडी की टीम 26 मार्च 2024 को सुबह 8 बजे सुनीता केजरीवाल के दूर के रिश्तेदार एसपी गुप्ता के आवास पर पहुंची थी और 27 मार्च की शाम 6 बजे वहां से रवाना हुई। इस तरह जांच एजेंसी की टीम एसपी गुप्ता के आवास को 34 घंटे तक खंगालती रही। छापे के दौरान ईडी की टीम के हाथ क्या लगा, इसकी अभी जानकारी नहीं दी गई है। एसपी गुप्ता का आवास दिल्ली के सुंदर नगर इलाके में स्थित है। केजरीवाल को राहत नहीं,
इससे पहले शराब नीति केस में बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी और रिमांड से दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ने ऐड को नोटिस जारी कर 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। इस मामले में अब 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। उधर 28 मार्च को केजरीवाल की रिमांड अवधि खत्म हो रही है। इस मामले में गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर भी गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के एसीजे मनमोहन की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। सुनीता केजरीवाल का दावा। इससे पहले बुधवार को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बड़ा खुलासा करने का दावा किया। उन्होंने बताया कि सीएम केजरीवाल 28 मार्च को कोर्ट में शराब घोटाला मामले में बड़ा खुलासा करेंगे। सीएम केजरीवाल ये खुलासा कोर्ट में ही करेंगे। ऐसे में सबकी निगाहें कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी है। केजरीवाल को गुरुवार को ही कोर्ट में पेश किया जाना है। अगर ऐसा होगा तो ऐड के लिए भी 10 वकील आ जाएंगे। केजरीवाल की याचिका और कोर्ट रूम में क्यों गुस्सा हुए एएसजी राजू। दिल्ली हाई कोर्ट न्यूज़। ईडी के वकील जब बहस शुरू करने वाले थे, इस बीच केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने भी दलील देना चाहा तो राजू ने इसका विरोध किया। वह बोले कि अगर ऐसा होगा तो ईडी के लिए भी 10 वकील आ जाएंगे। कोर्ट ने भी कहा कि अभी पहले ईडी को सुनेंगे। देसाई चाहे तो अपना नोट लिखकर दे सकते हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और इस सिलसिले में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और ईडी की तरफ से दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला 4 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा है कि वह आदेश वेबसाइट पर अपलोड होगा। बताया जा रहा है कि केजरीवाल को अंतरिम राहत देने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश 4.30 से 4.45 के बीच अपलोड हो जाएगा। हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये कहा कि हमने शनिवार को जल्द सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की थी। रजिस्ट्री ने कहा था कि आज सबसे पहले ये सुना जाएगा। इस देरी से हमें बहुत नुकसान होगा। इस पर ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि इन्होंने शनिवार को याचिका फाइल की है। हमने रविवार और सोमवार को मेल के जरिए इनसे कॉपी मांगी है। इन्होंने जवाब नहीं दिया और कल ही हमें कॉपी मिली है। वहीं ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने दलील दी। ईडी के वकील जब बहस शुरू करने वाले थे, इस बीच केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने भी दलील देना चाहा तो राजू ने इसका विरोध किया। वह बोले कि अगर ऐसा होगा तो ईडी के लिए भी 10 वकील आ जाएंगे। कोर्ट ने भी कहा कि अभी पहले ईडी को सुनेंगे। देसाई चाहे तो अपना नोट लिखकर दे सकते हैं। ईडी की ओर से एएसजी राजू ने कहा कि मुख्य याचिका के साथ साथ वो अंतरिम याचिका पर भी जवाब दाखिल करने का समय चाहते हैं। अगर उन्हें जवाब दाखिल करने का समय नहीं दिया जाता तो सुना भी ना जाए। उन्हें जवाब देने के लिए समय दिए जाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। सिंघवी ने कोर्ट में दी ये दलीलें। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि जिस 45 करोड़ के किकबैक के इस्तेमाल का आरोप ईडी ने केजरीवाल पर लगाया है, इस दावे को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए नकार दिया था। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश ईडी ही संबंधित अपराध का सुपर जांच करता है। ये उस अपराध की जांच कर रहे हैं जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, जबकि केजरीवाल पर अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाए जा रहे हैं। सिंघवी ने आगे कहा कि यह ऐसा मामला है जिसमें लोकतंत्र की बात हो रही है, बुनियादी ढांचे की बात हो रही है, सभी को समान अवसर देने की बात हो रही है। अगर गिरफ्तारी अवैध है तो एक दिन भी बहुत ज्यादा है। ईडी दिन ब दिन समय मानकर अपना उद्देश्य पूरा कर रही है। केजरीवाल की ओर से सिंघवी ने सरकारी गवाह बने लोगों के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किया। सिंघवी ने कहा कि इस केस में आरोपी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाता है। ईडी इस मनमाफिक बयान की एवज में उसकी जमानत अर्जी का विरोध नहीं करती है ताकि उसे जमानत मिल सके। केजरीवाल ईडी से प्रश्नावली की मांग कर रहे थे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को तैयार थे। गिरफ्तारी की जरूरत क्या थी? गिरफ्तारी कर ऐड ने क्या हासिल किया? उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया। ईडी ने बहस के दौरान क्या कहा? ईडी का कहना है कि मैं जांच में सहयोग नहीं दे रहा है। ये दलील औचित्यहीन है। मुझे मेरे खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये मेरा अधिकार है और आप मुझे मेरे ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ईडी की ओर पेश हुए एएसजी राजू ने कहा कि मुझे मुख्य मांग ही नहीं
अंतरिम राहत की मांग पर भी जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मिलना चाहिए। अगर मुझे जवाब दाखिल करने के लिए भी वक्त नहीं मिल रहा तो फिर मेरी दलीलों की भी जरूरत क्या है। झारखंड वेदर, रांची। झारखंड का मौसम फिर बदलने वाला है। बारिश, वज्रपात होने के साथ तेज हवा चलने वाली है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसका प्रभाव कई जिलों में देखने को मिलेगा। ये जानकारी रांची एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने 27 मार्च 2024 को दी। तापमान में होगी बढ़ोतरी। राज्य में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। कल से आसमान साफ। मौसम केंद्र के मुताबिक 28 और 29 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा। 30 को यहां बारिश। राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ स्थानों पर 30 मार्च को बारिश होने की संभावना है। इसका असर गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिलों में पड़ने की संभावना है। 31 को यहां बारिश। मौसम केंद्र के अनुसार 31 मार्च को राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती भागों में कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना है। इसका असर गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिलों में पड़ने की संभावना है। यहाँ के लिए अलर्ट। राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कुछ स्थानों पर 30 मार्च को वज्रपात होने की आशंका है। इसका असर गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिलों में पड़ने की संभावना है। मौसम केंद्र के अनुसार 31 मार्च को राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती भागों में वज्रपात होने के साथ तेज हवा चल सकती है। इसकी स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। इसका असर गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां जिलों में पड़ने की संभावना है। इसकी बागडोर ठेठ पत्रकारों का समूह संभाल रहा है। इनके पास वर्षों का अनुभव है। खबरों को परखने का मादा, सच और झूठ में फर्क करने की समझ भी है। दैनिक भारत 24 आप तक सिर्फ समाचार ही नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपके हितों का ख्याल भी रखेगा। आपको फर्जी खबरों से सचेत करेगा। आपकी प्रतिभा को भी परखने का काम भी करेगा। हमारा उद्देश्य पत्रकारिता की मर्यादा का ख्याल रखते हुए खबरें आप तक पहुंचाना है। 17 साल के करियर में एक हिंदी मूवी ने कर दी खटिया खड़ी, फिर भी लेता है 100 CR। आगे पीछे घूमते हैं बड़े बड़े डायरेक्टर। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे दिग्गज सितारे हैं जो हिंदी से लेकर साउथ फिल्मों के लिए सुपरहिट मशीन बन चुके हैं। कभी वे एक हिट फिल्म के लिए काफी तरसते थे। करियर के शुरुआती दिनों में प्रोड्यूस डायरेक्टर उन्हें भाव तक नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से ये साबित कर दिया कि बॉक्स ऑफिस के वे ही असली बादशाह हैं। ऐसा ही कुछ साउथ सुपरस्टार रामचरण के साथ भी है। आज रामचरण अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज के दिन 27 मार्च को साल 1985 में राम का जन्म हुआ था। नई दिल्ली। साउथ इंडस्ट्री में चिरंजीवी का काफी बड़ा नाम है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई हिंदी और तमिल, तेलुगु सहित कई अन्य भाषाओं में भी काम किया है। उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए अब उनके बेटे रामचरण साउथ फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। पिता की तरह उनके बेटे का भी साउथ में बड़ा नाम है। चिरंजीवी की राम का नाम फिल्म इंडस्ट्री में इतना हिट हो चुका है कि वह अब अपने पिता को ही टक्कर देने लगे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने बजट में उनके पापा फिल्म बनाते हैं, जितनी फीस ही राम लेते हैं। है ना ये आश्चर्य करने वाली बात। रामचरण ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत ब्लॉकबस्टर फिल्म चिरुता से किया था। ये फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी। रामचरण की पहली फिल्म दर्शकों को इतनी पसंद आई कि लोग उनके लुक्स और एक्टिंग के दीवाने बन गए। इसके बाद राम ने मगधीरा, ऑरेंज, राचा, नायक, तूफान, येवाडू, गोविंदुडू अंडारी वाडल, ब्रूस ली द फाइटर, RRR, आचार्य जैसी फिल्मों में सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। रामचरण के करियर की सबसे शानदार फिल्म RRR ही है। इस फिल्म ने उन्हें भारत में ही पूरे विश्व में एक नई पहचान दी।
फिल्म ने कई सारे इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड जीतकर रामचरण को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे महंगा एक्टर बना दिया है। इस फिल्म को एस राजामौली ने निर्देशित किया था। फिल्म में राम के साथ जूनियर एनटीआर लीड रोल में थे। आलिया भट्ट, अजय देवगन ने फिल्म आरआरआर की बम्पर सफलता के बाद फिल्म इंडस्ट्री में उनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। अब बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनके साथ फिल्म करने को तरसते हैं। lifestyleasia.com में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार फिल्म आरआरआर रिलीज से पहले रामचरण 15 करोड़ फीस लेते थे, लेकिन आरआरआर के ब्लॉकबस्टर होती ही राम ने अपनी फीस बढ़ा दी। रिपोर्ट्स की माने तो राजामौली की आरआरआर में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 45 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम ऑफर की गई थी। रिपोर्ट में आगे जूम एंटरटेनमेंट का हवाला देते हुए बताया गया है कि अब राम अपनी अगली फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस लेंगे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि राम अब जितनी फीस लेते हैं उतनी में उनके पिता चिरंजीवी की फिल्में बनती हैं। चिरंजीवी की बीती 11 अगस्त को फिल्म भोला शंकर रिलीज हुई थी। इस फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए था, जो बड़े पर्दे पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। अब बता दें कि फिल्मों में रामचरण 17 साल एक्टिव हैं। इन बीते सालों में भले उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, अगर अफसोस बॉलीवुड में उनका करियर कभी टिक न सका। याद दिला दे कि राम ने अपने 17 के करियर में केवल एक ही हिंदी फिल्म में काम किया है। वह फिल्म थी जंजीर। यह फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म में राम के अपोजिट प्रियंका चोपड़ा ने काम किया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई थी। ये फिल्म साल 1973 में आई फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर की रीमेक थी। जंजीर वही फिल्म है जिसने अमिताभ बच्चन की किस्मत बदल दी थी, जबकि इसके रीमेक ने रामचरण के करियर के लिए एक अभिशाप बन गई थी।